हेलो। हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ सेक्शन रिमेनिंग है, सेक्शन 21, 21A एंड 22, जो आज हम कवर करेंगे। अब सेक्शन 21 पे आ जाइए। सेक्शन 21 क्या बताता है? प्रोसीजर एंड पावर्स किसकी? रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल की। अब देखो, प्रोसीडिंग का हमने कवर कर लिया कि अपील का क्या प्रोसीजर होगा, और सूट कोई फाइल होती है ट्रिब्यूनल के आगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो हमने कंटिन्यू कर लिए। इसमें क्या कौन सा प्रोसीजर बता रहे हैं? इसमें प्रोसीजर बता रहा है कि कब जब भी कोई प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगी, कोई सूट या अपील चल रही है, तो उसमें किस तरीके से एविडेंस लिए जाएंगे, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ये उसकी बात करता है। तो सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 21 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 दो चीज़ें बताता है। पहली कि जो एविडेंस होंगे विटनेसेस के, वो किस पे लिए जाएंगे? एफिडेविट के ऊपर एविडेंस लिए जाएंगे। दूसरी बात क्या बताता है कि अगर किसी भी ट्रिब्यूनल को लगता है कि किसी पार्टी का एग्जामिनेशन जरूरी है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, तो उसकी अटेंडेंस को कंपेल कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं और उसका एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन वो करवा सकते हैं किसी भी विटनेस का। अब आ जाइए सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि कोई भी पार्टी है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रही है कोई भी, तो किस तरीके से अटैच होंगे, तो किस तरीके से अटैच करेगी? उनको ऐसे अटैच करेगी, रेफर करेगी कैसे? एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, ठीक है, और रीडिंग में होंगे। अपोजिट पार्टी किस तरीके से करेगी? एग्जिबिट A1, A2, इस तरीके से वो कैरी ऑन करेगी। और जब कोई पार्टी अपना एफिडेविट फाइल करेगी, एफिडेविट लगाएगी साथ में, तो उस एफिडेविट में वो जो रेफरेंस देगी उस डॉक्यूमेंट्स का, रेफर करेगी, वो किस तरीके से देगी? वो उसी तरीके से रेफर करेगी, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, जिस चीज़ में वो उसको अटैच कर रही है। मतलब बेसिकली जो हम जजमेंट राइटिंग में करते हैं ये वही है। सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बताता है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड होगा वो इस पर अप्लाई नहीं होंगे। दे ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल CPC के प्रोसीजर से वो बाउंड नहीं होंगे, बट जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये उसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब दे शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और कौन से प्रोविजंस इस पे अप्लाई होंगे ट्रिब्यूनल पे? इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो इनके ऊपर अप्लाई होंगे। बट इसके साथ ही यहाँ पे कुछ मैटर्स दे रखे हैं, A से लेके G तक के कुछ मैटर्स हैं। तो ये जो A से लेके G तक के मैटर्स हैं, इनको डील करते टाइम उनके पास सेम पावर्स होगी। कोई भी सूट में A से लेके G तक के मैटर आ रहे हैं तो सेम पावर्स होगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। अब ये A से लेके G तक के मैटर कौन से हैं? H तक के मैटर कौन कौन से हैं? A में बता रखा है समन एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ऑथ। मतलब किसी विटनेस को समन करने में, उसका एग्जामिनेशन करने में ऑथ के ऊपर, और उसकी अटेंडेंस, उसको बुलाने में, ठीक है, तब ऐसा कुछ करना है तभी वो सिविल कोर्ट की ही पावर होगी। B रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन करवाना है, रिकवरी करवानी है, अपने ही डिसीजन को रिव्यू करना है। D कमीशन इश्यू करना है एग्जामिनेशन, किसके एग्जामिनेशन के लिए? विटनेस के या किसी डॉक्यूमेंट्स के। E किसी पिटिशन को डिसमिस करना है फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसिंग पिटिशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग एक्स पार्टी। कोई पिटिशन एक्स पार्टी डिसाइड हो गई थी तो उसको डिसमिस करना है। E सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी पिटिशन। किसी ऑर्डर को सेट असाइड करना है, कोई डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड करना है, या फिर सेटिंग असाइड द ऑर्डर पास बाय इट एक्स पार्टी। कोई ऑर्डर था जो एक्स पार्टी उन्होंने पास किया था, उसको सेट असाइड करवाना है। G ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी एज ए पार्टी लेके आना है, ऑन रिकॉर्ड्स लेके आना है। और H एनी मैटर H में भी प्रेस्क्राइब, और कोई मैटर जो प्रेस्क्राइब है। मतलब जो हम CPC में पढ़ते हैं ना कि समन इशू कर रहे हैं, कोई भी पार्टी फिर नहीं आ रही तो कोर्ट क्या कर सकता है? फाइन लगा देता है, या फिर अरेस्ट भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और कमीशन इश्यू होता है तो कमीशन किस तरीके से होता है, इश्यू होगा, उस टाइम क्या क्या पावर्स होगी, ठीक है, उनके पास। और जैसे रिव्यू करना है तो रिव्यू के अंदर किस तरीके से पावर्स होती है। तो हम जो CPC में पढ़ते हैं तो ये वही बात बोल रहा है कि जो सिविल कोर्ट के पास जो पावर्स होती है उस टाइम पे, इनके पास भी सेम वही पावर्स होगी। तो ये वही सारी पावर्स का ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 एडजर्नमेंट की बात करता है। ये बोलता है कि एडजर्नमेंट जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि एप्लीकेशन राइटिंग में ना हो, साथ ही साथ में उस एप्लीकेशन में रीज़न उन्होंने ना लिखा हो कि उनको क्यों एडजर्नमेंट चाहिए पार्टी को। अब एडजर्नमेंट क्या होता है? तो CPC के ऑर्डर 17 में हम एडजर्नमेंट देखते हैं
तो जनरल रूल क्या है कि प्रोसीडिंग डे टू डे गवर्न होगी, और एडजमेंट कोर्ट तभी देगा पार्टी की एप्लीकेशन पे जब पार्टी कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी कि उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो एडजमेंट क्या होता है कि एक टाइम गैप होता है कि उनको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसी में वही बोल रहा है कि कब देंगे वो एडजमेंट, जब पार्टी के पास स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, एप्लीकेशन राइटिंग में होगी और वो अपना रीजन उसमें मेंशन करेंगे क्यों एडजमेंट चाहिए। सबसेक्शन 5 आ जाइए। सबसेक्शन 5 बोलता है कि जो ट्रिब्यूनल और रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलांट रेंट ट्रिब्यूनल होंगे उसको उनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी। ऐसे माना जाएगा कि जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है और जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो अगर कोई भी मान लो जैसे गलत एविडेंस देती है, कोई फॉल्स एविडेंस दे रही है कोई पार्टी, या इंसल्ट कर रही है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, ठीक है, और फैब्रिकेटिंग फॉल्स है ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस या कुछ भी मतलब गलत एविडेंस से रिलेटेड कोई भी मतलब कोई भी गलत चीज़ कर रही है, तो जो आईपीसी के सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन 193, सेक्शन 228, जो इंसल्ट की प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो मजिस्ट्रेट या उनकी इंसल्ट की बात करते हैं, इंसल्ट करते हैं, या फिर सेक्शन 96, तो ये सारे सेक्शन उस पर अप्लाई होंगे। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं, ट्रिब्यूनल के सामने कोई पार्टी गलत एविडेंस देती है, ठीक है, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इंसल्ट करती है, तो वो भी आईपीसी के इन सेक्शन के अंदर लायबल हो जाएगा। और उस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट कंसिडर किया जाएगा किस पर्पज़ के लिए, सेक्शन 195 और सेक्शन 20 चैप्टर 26 ऑफ द सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का सेक्शन 195 और ये भी शायद ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है कि कोई फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं और पब्लिक अथॉरिटी का कोई इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और चैप्टर 26 ये उसी से रिलेटेड कोई प्रोसीजर बताता है कि 195 में कोई ऑफेंस हुआ तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये तो उसको सिविल कोर्ट माना जाएगा जब इस तरीके से मैटर्स को डील करा जाएगा। तो 5 क्या बोलता है जनरली कि उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, और कोई भी अगर कोई गलत एविडेंस देती है कोई पार्टी या फिर इंसल्ट करती है तो वो आईपीसी के अंडर लायबल होगी, पनिशेबल होगा उनका एक्ट। अब सेक्शन 21A नया ऐड हुआ है 2017 में। ये क्या किसकी बात करता है, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट अथॉरिटी। अब देखो रेंट अथॉरिटी बिल्कुल नया वर्ड है, अब तक हमने एक बार भी नहीं करा। तो रेंट अथॉरिटी ये 2017 में आया है, ठीक है। अब इसके लिए सेपरेट 2 चैप्टर इस एक्ट में ऐड हुए हैं, चैप्टर 5A एंड चैप्टर 5B। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सेक्शन 21A, तो उन 2 चैप्टर में अपीलांट जो रेंट अथॉरिटी उनके बारे में सब कुछ दे रखा है कि कौन बनाता है, कौन सा प्रोसीजर होगा, क्या इसके काम होंगे, वो सब उसमें दे रखे हैं। तो हम जब वो करेंगे कवर तो ये हम समझ जाएंगे। तो 21A इसका प्रोसीजर बताता है और पावर्स बताता है। तो ये नॉर्मल यही बात बोल रहा है कि जो हमने सेक्शन 21 पढ़ा है, मतलब जो रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलांट रेंट ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर था और जो पावर्स थी वही मुटाटिस मुटांडिस अप्लाई ऑन रेंट अथॉरिटी, मतलब रेंट अथॉरिटी के ऊपर भी वो वैसे के वैसे ही अप्लाई की जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर रेंट अथॉरिटी लिखा हुआ था रेंट ट्रिब्यूनल, वहाँ पर रेंट अथॉरिटी आ जाएगा, तो वो सेम टू सेम अप्लाई होगी। अब सेक्शन 22 ये मॉडल फॉर्म्स बताता है। मॉडल फॉर्म्स मतलब कि किस तरीके से वो कोई एप्लीकेशन लग रही है या फिर कोई रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, वो किस तरीके से किस फॉर्म में होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि एवरी पिटिशन और अपील, जो कोई पिटिशन होगी और अपील होगी, सो फार एज पॉसिबल शेल बी इन दी मॉडल फॉर्म स्पेसिफाइड इन शेड्यूल ए। जो कोई पिटिशन या एप्लीकेशन होगी वो किस तरीके कौन सी फॉर्म में होगी, जो शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होगी। और जो रिकवरी सर्टिफिकेट होगा वो किस तरीके कौन सी मॉडल फॉर्म में होगा, जो स्पेसिफाइड कर रखा है किसमें, शेड्यूल सी के अंदर। तो ये सेक्शन 22 बताता है। तो ये चैप्टर हमारा 5th कवर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट होगा चैप्टर 5A एंड 5B जो रेंट अथॉरिटी के ऊपर है। तो इसमें चैप्टर 21A पावर्स एंड प्रोसीजर बता देते हैं। प्रोसीजर पावर्स क्या थी कि एक बार ब्रीफ में मैं बता देती हूँ। पावर्स एंड प्रोसीजर क्या क्या थी कि एविडेंस एफिडेविट पे लिए जाएंगे, एग्जामिनेशन के लिए किसी पार्टी को बुला सकते हैं विटनेस को और उनका एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एज एग्जिबिट रेफर किया जाएगा, ठीक है। और सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होगा और इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को डिनाई नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ जो ए से लेकर जी तक के जो मैटर्स है
मतलब किसी पार्टी को समन करना और या कमीशन इशू करना या किसी ऑर्डर को डिसमिस करना, एक्स पार्टी को ऑर्डर डिसाइड करने में उसको सेट असाइड करना, किसी ऑर्डर को सेट असाइड करना, रिव्यू करना अपने ही ऑर्डर को, इन सब मैटर में को डील करते टाइम उसको पास सेम पावर्स होगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। ठीक है, एडजमेंट बिना रिटन एप्लीकेशन के नहीं दिया जाएगा और उसमें रीजन लिखा जाएगा। साथ ही साथ एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। तो अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, कोई गलत एविडेंस देता है या फिर फॉल्स एविडेंस देता है या फिर इंसल्ट करता है, तो वो आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा उनका एक्ट। तो ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 5A कंप्लीट, सॉरी 5th। थैंक यू।